गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी 6 सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है मैन्यूज फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी टू प्लांट्स। मतलब इसका अर्थ ये हुआ छात्र कि पौधों को पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं जो हमारे वहाँ मुख्य तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उन्हें किस तरीके प्रभावित करते हैं आज इसके विषय में छात्रों हम आपको अध्ययन करवाएंगे। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। पौधों की वृद्धि और विकास अथवा उन्हें प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसे हम आपको बतलाने चल रहे हैं छात्रों। मतलब कहने का अर्थ ये है कि सामान्यतः पौधों का आकार, ऊंचाई, शुष्क भार एवं आयतन इत्यादि पौधों की वृद्धि प्लांट ग्रोथ के प्रचल माने जाते हैं। कोशिका विभाजन तथा कोशिका दीर्घकरण वृद्धि की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि अगर हमारा पौधा वृद्धि कर रहा है, उसका आकार बढ़ रहा है, संरचना बढ़ रहा है और उसकी ऊंचाई, उसका शुष्क भार बढ़ रहा है तो ये आप मान लीजिए कि पौधे का वृद्धि हो रहा है। फिर उसके बाद जबकि अंतरकोशिकीय पदार्थों का संश्लेषण एवं उपकोशिकीय कोशिकांगों की व्यवस्था पौधों के विकास को प्रदर्शित करती है। इसमें कोशिका विभेद की क्रिया सम्मिलित है। पौधों का विकास कोशिका विभाजन, कोशिका दीर्घीकरण तथा कोशिका विभाजन की क्रियाओं में परिलक्षित होता रहता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि जो हमारे मुख्य पोषक तत्व होते हैं वो अपने पौधों को किस तरीके स्वस्थ रखेंगे कि वो अच्छे उत्पादन दे सकें ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। पौधों के वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर होता है वो हम आपको बतला रहे हैं कि पादप वृद्धि एवं विकास प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या होता है वो हम आपको बतला रहे हैं कि पादप वृद्धि का अर्थ पौधों का आकार या शुष्क भार आयतन से होता है, जबकि पौधे का विकास एक ऐसी अवस्था है जिसमें अंकुरण से लेकर परिपक्व तक पौधों का विभिन्न अवस्थाओं में होकर गुजरने को पादप एवं वृद्धि विकास कहा जाता है। मतलब इसका अर्थ ये है छात्रों कि जो हमारा पादप वृद्धि एक तरीके से अंकुरण से लेकर परिपक्व अवस्था तक जब तक फल वो ना दे तब तक जिन स्थितियों से स्तरों से वो गुजरता है उसे हम पादप वृद्धि कहते हैं छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद पौधों की वृद्धि प्लांट ग्रोथ, इसका अर्थ ये है छात्रों कि पौधों के आकार में वृद्धि सामान्यतः उसकी ऊंचाई, शुष्क भार तथा प्रोटोप्लाज्म में वृद्धि का एक सूचक है। पौधों की वृद्धि मात्रात्मक होती है। पौधों की वृद्धि को मापा जा सकता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि आप पौधों की वृद्धि को भी माप सकते हैं, उसके मात्रात्मक वृद्धि को भी माप सकते हैं, जो कि एक पौधे के वृद्धि के अकॉर्डिंग ही आप ये चीज़ें कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है पौधों का विकास प्लांट डेवलपमेंट। यह पौधों के आकार, आकृति तथा रूप आदि में परिवर्तन का सूचक है। पौधों का विकास गुणात्मक रूप से होता है। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि जब पौधे का वृद्धि होता है तो उसे 3 उपभागों में बांटा जाता है छात्रों। मतलब पादप वृद्धि, पौधों की वृद्धि और उसके बाद आपका पौधों का विकास, इसे 3 चरण में छात्रों बांटा जाता है। इसके जो अंतर हैं आप इसी से निकाल सकते हैं कि किसका किस समय किस स्तर पे उनका कार्य हो रहा है।
फिर उसके बाद पौधों के वृद्धि एवं पादप वृद्धि कैसे कहते हैं, इसका परिभाषा हम आपको बतला रहे हैं कि पौधों की वृद्धि नई कोशिकाओं का निर्माण, कोशिकाओं के आकार, आयतन, संख्या और उत्पादन में वृद्धि से सम्मिलित है। अतः पादप वृद्धि दर को प्रति इकाई समान समय में उसकी ऊंचाई, भार अथवा आयतन में वृद्धि द्वारा आप प्रदर्शित किया जा सकता है। पौधों में वृद्धि की प्रक्रिया विभाजोग्य कोशिकाओं में होती है। ये कोशिकाएं जड़ों और तनों पर पाई जाती हैं और इनसे पौधों की प्राथमिक वृद्धि जो है स्टार्ट होता है। उस स्तर से जो है पौधा बढ़ना शुरू करता है। फिर उसके बाद वृद्धि की प्रक्रिया में कोशिका विभाजन, कोशिका दीर्घीकरण, मतलब जिसे आप कोशिका विभाजन, कोशिका विभेदन आदि क्रियाओं से जो है पौधा जो है गुजरता है छात्रों जो है। मतलब इसका अर्थ ये है कि पौधा इन सब स्तरों से गुजर कर ही जो है पौधा अपना आकार और अपना शुष्क भार, अपना आयतन जो है बढ़ाता है छात्रों जो है। ठीक है। फिर उसके बाद पादप वृद्धि की जो डिफिनीशन हम बतलाए ऊपर भी, सामान्यतः पादप वृद्धि का अर्थ पौधों के आकार, भार, आयतन में वृद्धि को ही पादप वृद्धि की परिभाषा कहा जाएगा। ठीक है। फिर पादप वृद्धि के विभिन्न चरण जो हैं वो हम आपको बतला रहे हैं कि पौधों का विकसित रूप उसके विकास के विभिन्न चरणों की प्रतिफल है। पहला, इसमें पादप वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएं सम्मिलित हैं। प्रारंभ में परिपक्व के बीच से भ्रूण निकलना, फिर उसके बाद अवस्थाओं में भ्रूण की सक्रियता, निर्गण, अंकुरण, जड़, तना, पत्तियां, फूल, फल, बीज, शुष्क पदार्थ तथा उपज जो है सम्मिलित होती हैं। फिर उसके बाद वृद्धि की ये विभिन्न अवस्थाएं बहुत से वातावरण संबंधी कारकों द्वारा भी प्रभावित होता है। मतलब इसका अर्थ ये है छात्रों जो है कि हमारा पौधा कई जो है अफेक्टिंग चीज़ों से प्रभावित होता है। पौधा हमारा उसको सहन करके वो अपने विकास, अपने आकार, अपने आयतन को धीरे धीरे बढ़ाता रहता है, क्योंकि उन्हें लास्ट टाइमिंग में जो है उस पौधे को परिपक्व होना है और वो पौधा बीज का उत्पादन करेगा और वो उत्पादन एक खाद्य के रूप में सभी किसान भाई जो है अपने सेवन के लिए उसे उगाएंगे और बेचेंगे जो है। ठीक है। फिर उसके बाद यह एक जटिल प्रक्रिया है। भ्रूण, निर्गमन, अंकुरण, जड़, तना, पत्तियां, फूल, फल इत्यादि जो है, बीज, शुष्क पदार्थ, उपज, इतनी चीज़ें जो है एक पौधा अगर अंकुरण करता है छात्रों जो है तो उन्हें इतनी चीज़ों से जो है गुजरना पड़ता है। ठीक है। बीज बनना, परिपक्व होना और कई चीज़ों से जो है वो स्तर को अपना आगे बढ़ाते हुए और वातावरण के कारकों को प्रभावित करते हुए पौधा अपना विकास करते हुए चला जाता है और लास्ट में वो हमें क्या देता है, शुष्क पदार्थ, उपज देता है, जिसका हम अपने लाइफ साइकिल में जो है यूज करते हैं खाद्य के रूप में, जो कि पौधा कई क्या कहते हैं प्रभावित इफेक्टों को जो है प्रभावित करते हुए अपने पूरे जीवन चक्र को बना के आगे बढ़ता रहता है। ठीक है। फिर उसके बाद प्रकाश संश्लेषण से संबंध जो है, रिलेशन विथ फोटोसिंथेसिस जो है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कार्बनिक अकार्बनिक यौगिकों में संबंध स्थापित करती है। फिर उसके बाद इस क्रिया में अकार्बनिक यौगिक जैसे जल और कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में मिलकर कार्बनिक यौगिकों जैसे सुक्रोज तथा स्टार्च का निर्माण करते हैं, जो कि आपके प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये मतलब क्रियाएं चलती हैं। फिर उसके बाद यह क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है और इस क्रिया द्वारा आप सौर ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा में आप परिवर्तित हो जाती है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है कई क्रियाएं जो है कार्बनिक अकार्बनिक क्रियाओं से लेकर जो है हमारे जल, कार्बन डाइऑक्साइड और पौधों में मिलकर जो है ये सुक्रोज और स्टार्च का भी निर्माण करते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही ये सारी क्रियाएं संभव है छात्रों। ठीक है।
फिर उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति करता है। अतः पौधे अपने भोज्य पदार्थों के निर्माण के लिए निरंतर सौर ऊर्जा का अधिकतम उपभोग कर तीव्र वृद्धि का प्रयास करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहला हमारा है पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करना, फिर फोटोलिसिस की प्रक्रिया द्वारा, फिर CO2 का अपचयन प्रक्रिया द्वारा जो है आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया तीनों चरण में पूरी होती है छात्रों। ठीक है, क्योंकि इस क्रिया के द्वारा ही जो है पौधा हमारा जो है अपने विकास को, अपनी संरचना को आपूर्ति करता है और वो परिपक्व अवस्था में जाकर जो है उपज का एक जो है प्रतिफल देता है। ठीक है छात्रों, आगे पौधों द्वारा CO ग्रहण करना। वातावरण में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड मुख्यतः पौधों की पत्तियों द्वारा इसके अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, मतलब वातावरण में पाई जाने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मुख्यतः पौधों के पत्तियों द्वारा इसे अंदर से किया जा सकता है। फिर पत्तियों की बाह्य परत द्वारा उत्पन्न बाधा को पार कर CO2 खुले, आंशिक रूप से खुले अथवा पूर्ण रूप से बंद रंध्रों में पहुंचती है। यह CO रंध्रों के कूप से होकर मीजोफिल कोशिकाओं में पहुंचती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का वास्तविक स्थान होता है। पौधों में Ca के प्रवेश को वायु तथा मोजोफिल कोशिकाओं के बीच CO की मात्रा को प्रभावित करता है। ठीक है, फिर उसके बाद यदि वायुमंडल में CO2 की मात्रा अधिक है तथा पौधों की मोजोफिल कोशिकाओं में CO की मात्रा कम है तो CO2 प्रवेश इन कोशिकाओं में तीव्रता से होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तेजी से करता रहता है। समझ रहे हैं छात्रों? मतलब इसका अर्थ यह है कि वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है छात्रों जो है तो वहाँ पे हमारी जो मोजोफिल कोशिकाएं हैं वहाँ पे CO की मात्रा को कम करते हैं। ठीक है, संतुलन को बनाने के लिए। फिर उसके बाद फोटोलिसिस आपका आता है। फोटोलिसिस की क्रिया में प्रकाश के अवशोषण द्वारा जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के आयनों में विभाजित होता है। जो आपके हाइड्रोजन आयन होते हैं H+ जो है वो है NADP नाइट्रोनिटिमाइड एडेनिन और डिनोक्लोएटाइड और फास्फेट। ये जो है आयन जो है एक तरीके से जो है हमारे फोटोलिसिस में अपनी क्रिया को दर्शाते रहते हैं। इसके साथ संयुक्त होकर NADPH में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर उसके बाद इस प्रक्रिया में मुक्त हुई ऊर्जा ADP को ATP में बदलने में काम आती है। इस प्रक्रिया में मुक्त हुई ऊर्जा ADP को ATP में बदलने में काम चलता रहता है, क्योंकि पौधों के प्रक्रियाओं में ये चीज़ें अगर फोटोलिसिस के अंतर्गत आता है तो उसमें कई चीज़ों को परिवर्तन करते चला जाता है। ये एक तरीके की ऊर्जा पाई जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद CO2 का अपचयन कैसे करेंगे आप? यह प्रक्रिया प्रकाश उपस्थित तथा अनुपस्थित दोनों अवस्थाओं में होती है। इसमें ATP द्वारा दी गई ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड व हाइड्रोजन संयुक्त होकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती हैं। फिर उसके बाद श्वसन क्रिया द्वारा, श्वसन प्रकाश संश्लेषण के विपरीत क्रिया है। श्वसन की प्रक्रिया निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त की जा रही है, जैसे 6CO2 प्लस 6H2O फिर C6H12O 6 प्लस CO2 ग्लूकोज। मतलब इस रासायनिक के द्वारा हम श्वसन की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण में क्रिया करते हैं पौधे। फिर पौधों में विभिन्न जैविक और रासायनिक क्रियाओं के संचालन के लिए श्वसन की क्रिया आवश्यक ऊर्जा पूर्ति करती है। यह जटिल यौगिकों के विकास में भी सहायक होती है। फिर उसके बाद श्वसन की प्रक्रिया के लिए प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है, क्योंकि श्वसन की प्रक्रिया जो है आप प्रकाश की ज़रूरत उसमें नहीं पड़ती, वो खुले वातावरण में श्वसन प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, चाहे वो दिन हो या रात हो। उसके बाद यदि श्वसन प्रकाश उपस्थित हो तो इस प्रकाश श्वसन कहते हैं, और यदि प्रकाश की अनुपस्थिति में हो तो उसे अप्रकाश की श्वसन
कहते हैं, जिसे डार्क रेस्पिरेशन कहा जाता है। ठीक है। फिर अप्रकाशीय श्वसन C3 C4 दोनों वर्गों के पौधों में तथा प्रकाशिकी अपघटन केवल C3 वर्ग के पौधों में ज़्यादातर होता है। फिर उसके बाद आपका आता है कि पौधों के वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक जो हमारा पौधे प्रभावित होते हैं, किन कारणों से होते हैं, वो हम आपको बतला रहे हैं कि वातावरण संबंधी कारकों के द्वारा हमारा पौधों की वृद्धि और विकास को अच्छे तरीके से प्रभावित करता है। जैसे जलवायु संबंधी जो कारक हमारे हैं, पहला तापमान जो है हमारे पौधों की वृद्धि और विकास में जो है प्रभावित करते हैं। फिर प्रकाश संश्लेषण आपका हो गया, प्रकाश के द्वारा भी जो है पौधों में अच्छा खासा वृद्धि और क्या कहते हैं विकास होता है। फिर वर्षा आपका हो गया, ये पौधों को जो है नमी को सुरक्षित रखता है, नमी के द्वारा पौधों के वृद्धि और विकास होता है। वायु हो गया, वायु का आने जाने से जो है पौधों का जो है एक तरीके से श्वसन की प्रक्रिया अच्छी तैयार तरीके चलती है जो है, क्योंकि वायु के द्वारा ही जो है हम किसी भी जल या कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन जो भी मुख्य पोषक तत्व हैं उनका अवशोषण जो है वायु के द्वारा जो है, इसकी भी भूमिका बहुत ज़्यादा अहम होती है छात्रों। ठीक है। फिर उसके बाद अपेक्षित आर्द्रता, फिर क्षेत्र की स्थिति का प्रभाव, ये सारी चीज़ें जो है आपके जलवायु संबंधी कारकों में जो है हमारे पौधों की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करती हैं। ठीक है। फिर आगे मृदा संबंधी कारक जो हमारे पौधों की वृद्धि और विकास में जो है एक तरीके से फैक्टर अफेक्टिंग का वर्क करती हैं। जैसे मृदा का संरचना, ये भी हमारे पौधों की वृद्धि और विकास में जो है एक तरीके अहम भूमिका निभाता है। मृदा संरचना, मृदा ताप, मृदा नमी, मृदा उर्वरता, मृदा वायु, जीवाश्म पदार्थ और मृदा कटाव, ये सारी चीज़ें जो है छात्रों हमारा मृदा संबंधी जो प्रभाव है ये हमारे पौधों के वृद्धि और विकास में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालता है। ठीक है। उसके बाद फसल संबंधी जो कारक हमारे हैं, मतलब जो फसल के अकॉर्डिंग जो है हमारे पौधों को प्रभावित करता है उनके वृद्धि और विकास में जो है, तो हम आपको बतला रहे हैं कि जाति का चुनाव भी जो है हमारे पौधों की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। बुवाई का समय भी प्रभावित करता है, बीज व अंतरण भी जो है प्रभावित करता है, बीज की गुणवत्ता भी प्रभावित करता है, वाष्पोत्सर्जन भी प्रभावित करता है और पोषक तत्व भी जो है प्रभावित करता है। जो फसल संबंधी कारक जो हमारे पौधों के वृद्धि और विकास में एक तरीके से प्रभाव डालते रहते हैं छात्रों। उसके बाद पौधों की बनावट, वृद्धि, विकास पर प्रभाव डालने वाले कारकों में भौगोलिक कारक, मृदा संबंधी कारक, फसल संबंधी कारक, इन्हें सम्मिलित होते हैं, जिन्हें कृषक द्वारा फसल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की उपयुक्त बनाया जा सकता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्र जो है कि जो हमारे पौधों की वृद्धि और विकास का मूल अहम जो तथ्य होता है प्रभावित करने का, वो जलवायु संबंधी, मृदा संबंधी, फसल संबंधी और भौगोलिक कारक द्वारा भी जो है हमारे पौधों को जो है प्रभावित करते हैं। ठीक है छात्रों, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। सभी छात्रों को धन्यवाद।